Mr. 167. One 67. One 107. Yes, sir. What are the air conditioning processes? Please name the air conditioning processes. Double 19. Double 19. Yes, sir. Yes, sir. What are the air conditioning processes? Tell me, what is air conditioning? Sir, we reduce the temperature of the air Air by some conditioning किसको कहते processes. हैं? सर, जिसमें हम एयर को सर उसका टेम्परेचर कम करें या बढ़ा दें. सर, कूलिंग या हीटिंग. किसको? सर, कूलिंग या हीटिंग को सर हम्म एयर कंडीशनिंग कहते हैं सर. हाँ सही. और ये बात सही है. तो कूलिंग और हीटिंग जो है वो एक दो प्रोसेसेस हो गए, तो हम कहेंगे एयर कंडीशनिंग प्रोसेस. ठीक है. और दूसरा क्या होता है जो कंट्रोल किया जाता है एयर कंडीशनिंग में? सर, ह्यूमिडिटी. हाँ, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के कौन से प्रोसेस डिस्कस? 162. 162. 23. Only 23. Yes, sir. 33. 23. is here. Assalamualaikum, sir. 23 is here. Walaikum Yes, salam. sir. सर Yes. मेरा थोड़ा इंटरनेट 23. इशू आज हो रहा है, बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है सर. 120. तो सर अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो तो मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वापस. प्लीज इसका ख्याल कीजिएगा. Manage yourself. हेलो. 23 here. Yes, sir. 23 present. 23 is present. Yes. What are the processes that have been carried out in order to control the humidity? In order to control humidity, what are the processes that are carried out in air conditioning? अभी याद नहीं आ रहे. याद नहीं आ रहे? सामने लिखे हुए हैं, याद नहीं आ रहे?
इंटरनेट सही नहीं है, बिलर स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन बिलर आ रही है। बिना स्क्रीन आ रही, स्क्रीन भी ब्लर आ रही है, पढ़ना भी नहीं है, इंटरनेट का इशू है। क्या करें, पढ़ रहे, साइकोमेट्री है, साइको हो गए हम, साइको। 02 क्या ख्याल है? जी जी सर, बस ये घर का माहौल रिजॉइस करता है। ठीक है जी, घर का माहौल और इस वक्त की नींद रिजॉइस करते हैं सर। साइकोमेट्री में से जो आर बीच वाला है इसको हटा दिया जाए, इसको कहते हैं साइकोमेट्री। So we are studying psychometry. सही सर। Anyway, so have you understood this analysis method that we need to carry it out in order to perform the analysis assessment of the heating and cooling systems? सर You ह्यूमिडिफिकेशन remember तक these थोड़ा सी बात समझ questions? कि जब हम क्या? जब हम सिस्टम को हीट करते हैं तो हम थोड़े टाइम बाद, जो आपने कमरे की मिसाल दी थी, काफ़ी ड्राई फील करते हैं। सर कूलिंग में व्हाट वर वी डूइंग कि हमारा सिस्टम जो है वो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट तो वही रहता है, लेकिन ये जो हमारी स्पेसिफिक जो वो होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है, उसको कम करने के लिए या वगैरह के लिए क्या प्रोसेस बताया था सही, आपने? मैं सुन रहा हूँ, बोलते जाए। कूलिंग के साथ डीह्यूमिडिफिकेशन को क्या बताया था आपने प्रोसेस इसका? मैंने ये कहा था आपको कि जब आप हीटिंग करते हैं तो हीटिंग के दौरान एटमॉस्फेरिक एयर में जो हीटिंग होती है, तो आपने देखा कि साइकोमेट्रिक चार्ट में और टेक्निकली भी, जब भी हाई टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेरिक एयर का, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, सर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो आप उसकी जो ड्राइनेस, जो डिस्कम्फर्ट फील कराती है ह्यूमन बींग्स को, उसको अवॉइड, रिड्यूस करने के लिए, उस इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए देयर इज अ यूज ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। सही है सर। समझ आई? जी सर। सर कूलिंग का आवाज आस्किंग यू, जी, कूलिंग में जो हमारे पास कूलिंग में जब हम एनवायरनमेंट को डीह्यूमिडिफाई करते हैं, वो किस तरह से? वो जब तक एयर को सैचुरेशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक वो जो है नहीं होगी, डीह्यूमिडिफाई नहीं होगी। तो जब आप सैचुरेशन टेम्परेचर तक किसी एयर को पहुंचा देंगे विद एक्सेसिव कूलिंग, दैट विल रिजल्टेड इन डीह्यूमिडिफिकेशन। वो हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम के ज़रिए से, अब ये चीज़ गई नहीं यहाँ से। ओके सर। ठीक है, स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है? जी सर। जी सर। अब ये साइकोमेट्रिक चार्ट है और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप पढ़ें। What it says,
Now you are having an air conditioning system that has been used to take air, outdoor air. So do you know about the outdoor air? And that is taking in the temperature of 10 degrees centigrade and 30%. Mr. 149. 149. 149. 151. 152. 155. 156. जी सर। Not delay. 151. जी Yes, sir. सर। 150. 151. What do you think about this condition of air? जो एयर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो और 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हो, उस एयर के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहाँ गए भाई? वन 155. Yes, sir. सर वो मेरे ख्याल में मॉइस्ट होगी यार। मॉइस्ट होगी? क्यों, आपका ख्याल क्यों है ऐसा? सर वो टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से मेरे ख्याल में। वेदर कंडीशंस पे आपको पता चलता है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो ड्राई हॉट होते हैं, कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस हॉट एंड ड्राई होती हैं, कुछ हॉट एंड ह्यूमिड होती हैं, कुछ कोल्ड एंड ड्राई होती हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये डिफाइन किए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बीन हैविंग ए सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर बीन एवरेज्ड। तो अब आप बताएं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 30% ह्यूमिडिटी क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? सर यही समझ में आ रहा था, मॉइस्ट होगी थोड़ी सी, बाकी थोड़ी सी। हाँ। Do you feel comfortable in this environment where the temperature is 10 degree centigrade and relative humidity is 30%? नो सर। क्यों, क्या फील सर करेंगे? एक तो थोड़ी टेम्परेचर कम है और फिर ह्यूमिडिटी भी है। हाँ, टेम्परेचर कम है, तो जी कौन सा टेम्परेचर है जिसमें आप फील करेंगे कि दैट वुड बी गुड फॉर यू? सर 25 to 28। 25 to 28, ठीक है। अच्छा, अब आप ये इससे कम है, ये टेम्परेचर क्या है आपका जो कम है, एनवायरमेंट कम है। टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक एयर का, वो कम है। जी ठीक है, यानी कि कोल्ड एनवायरनमेंट है। यस सर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रिक्वायर्ड होती है फॉर ह्यूमन बीइंग टू बी कंफर्टेबल, फील कंफर्टेबल? सर पता नहीं। पता नहीं, 50% कल डिस्कस किया था ना। जी 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 सही है सर, तो ठीक। इन द रेंज ऑफ 40 to 60% एवरेज लेंगे तो तकरीबन 50% पे आपकी जो ह्यूमन बीइंग की जो होती है कंफर्टेबिलिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पर्सपेक्टिव में ओके, ठीक है। तो व्हाट यू थिंक, अब ये एयर जो है हमारे हिसाब से उस पैरामीटर्स के हिसाब से, उन वैल्यूज़ के हिसाब से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, तो इसका तो टेम्परेचर भी कम है, यानी कोल्ड भी है और एयर ड्राई भी है। 30% is less than 50%, so we can say it is somewhat as a dry air। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। हाँ। So it means there this is the air that is to be treated before it is to be sent into a room or a space where you are sitting. So it means it requires some treatment, and that will be known as the conditioning. It means that you have to condition it, and naturally you have to have some equipment in order to do this, and it is to be sent at the rate of 45 meter cube per minute। ये किस चीज़ का यूनिट है?
तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम फ्लो रेट से एयर आपने फ्लो करवानी है। जो हमारे फैंस होते हैं दोज आर बीन डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। सो wherever you have been having air conditioning, the speed or the amount of the air that is required in a certain space, not only temperature, relative humidity, but the quantity of the air is also been important. That depends upon the size of the building or the space where you have been sending this air. बात समझ में आई है? यस सर। All of you are clear about this? जी सर। तो यस सर। पैरामीटर्स का जो है इसका ख्याल रखा जाए कि जो हमारे जो पैरामीटर्स बताए जा रहे हैं, जो इनके यूनिट्स हैं, तो पहले तो देखें क्वांटिटी क्या है और फिर थोड़ा सोचें कि इन क्वांटिटी की इम्पोर्टेंस क्या होगी इन ऑर्डर टू इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा कि आपका जो एयर, जो बाहर की एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट शुड बी रेज टू अ सर्टेन टेम्परेचर दैट will feel as comfortable, that may be 25 or somewhat in this range, and the relative humidity is also low. So this is a dry and cold air, so it means that this should be, temperature should be raised and relative humidity should be raised, so that it will be for us be comfortable. Okay, this is amount of the air that is to be supplied per minute. It means that it depends upon the size of the building. Okay, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको ट्रीट करना है, इसको कंडीशन करना है टू अ सर्टेन टेम्परेचर दैट इज बी हायर देन दिस वन। इट मींस दैट यू हैव टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू, कहाँ हो, 25 सर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फ्रॉम 30% RH टू 60% RH। 50%। ठीक है, हाँ। तो अब ये दोनों कंडीशंस आपने समझ में आई आपको? दिस इज द इनिशियल इनलेट आउटडोर एयर कंडीशन दैट इज टू बी सप्लाइड एट। हेलो जी सर। जी सर। ठीक, और that air is to be conditioned to a value that is having temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड and 60% relative humidity। अच्छा, एक तो तरीका ये हो सकता है कि ये तो एक तो कंडीशनिंग हो डायरेक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट और कुछ इक्विपमेंट्स की जो डिज़ाइन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जो डिज़ाइन होती है, उसके लिए आपको ये इंटरमीडिएट 2 और मोर देन 2 प्रोसेसेस के दौरान भी आपने इसको करना पड़ता है। ठीक है, वो आगे चल के इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल है, तो इसमें आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस होगा फ्रॉम दिस कंडीशन टू दिस कंडीशन इज़ नॉट नेसेसरी टू बी टेकन इन वन स्टेप। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स आ सकते हैं एयर को कंडीशन करने के लिए। ठीक है, अब जैसे इसने क्या किया है कि आउटडोर एयर को फर्स्ट ले रहा है और हीट कर रहा है, कितने टेम्परेचर तक? 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन द हीटिंग सेक्शन। नेचुरली हीट करेगा फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन ह्यूमिडिफाइड। ठीक है, अब ये ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? ह्यूमिडिफिकेशन। 02 समझ में आया आपको? तो दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस टू बी कैरिड आउट, फॉलोड बाय दिस प्रोसेस द फर्स्ट हीटिंग प्रोसेस। एंड दिस ह्यूमिडिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज़ नथिंग बट टू इंजेक्ट द वाटर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर। अब इसने क्या किया है कि वो इंजेक्शन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हॉट स्टीम। ठीक है, इन द ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन। ठीक है, so this humidification process is to be taken in account. So this may be like this, कि if you are having a section here,
is sort of a duct, and this duct is to be considered to be insulated properly. Okay, and you have installed a fan here. This is induced draft fan, means the outdoor air is being getting in. Now, what is the condition of this air? अच्छा, ये डायग्राम बना होगा इसमें आपका, ठीक है, ये वाला, ये नजर आ रहा है? यस सर। जी सर। दिस वन, ठीक है। इसको जब आप थोड़ा देखें गौर से, तो you are finding that there is a duct, and this duct is equipped with heating coils. It means that this outdoor air at a certain condition that has been given to us, that is 10 degrees centigrade, 30% RH, and with a volume flow rate of 45 meter cube per minute. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आउटडोर एयर की कंडीशंस हैं जो कि पहले हीट की जा रही है एटमॉस्फेरिक एयर को विद हेल्प ऑफ दिस हीटिंग कॉइल्स। यू गॉट इट? नाउ दिस हीटिंग कॉइल, व्हाट दिस हीटिंग कॉइल विल डू? अच्छा, ये हीटिंग कोयल जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हीटर भी हो सकता है हीटिंग सेक्शन, या आपके हीटिंग कोयल्स हो सकते हैं जिसमें हॉट स्टीम गुजर रही हो, दोनों में से कोई चीज़ हो सकता है। अच्छा, जब ये हीट एयर आएगी इस सेक्शन में तो इट विल बी गेट हीटेड, एंड इट इज़ बिन नोटेड दैट थर्मामीटर दैट 22 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज लीविंग फ्रॉम दिस सेक्शन, एंड देन इट इज़ बिन ह्यूमिडिफाइड in the humidification section. So humidifier will do, you are having a hot steam that has been blown here, and this air is been accompanied with these particles of air, water, that will be get out, and the condition that is required is 25 degrees centigrade with RH of 60%. So this is the required condition that is to be supplied to the building. ठीक है, ये schematic समझ में आया आपको? Heating and humidification process. जी जी सर। जी सर। ठीक है, तो इसी मेथड को अगर हम बनाना चाहें अपने साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से, तो यू मस्ट बी हैविंग द साइकोमेट्रिक चार्ट। आप निकालें अपना साइकोमेट्रिक चार्ट, ऑल ऑफ यू। जी सर। Have you got it? यस सर। ये सही आ रहा है? ब्लड हो रहा है? ब्लड भी है, सही भी है सर। ठीक है, अब फिर बेहतर है। ओके, अब आपको पहली कंडीशन क्या गिवन है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30% 30%. So this 10 degrees centigrade, 30%. This is 30% relative humidity is here. Have you noted on your psychometric chart? ये यस ड्रा सर। करो तो मैं आखिर में आपसे पूछूंगा, हर किसी को दिखानी पड़ेगी ये साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे ड्रा किया है। ठीक है, 30% या वो क्लियर है ज़्यादा पेंट वाला? क्लियर नजर इसे पे। ये सही है? यस सर। ये सही है थोड़ा। हाँ, ये सही। इनके वही तक पुलिस पर स्टेटमेंट भले हटा दें क्योंकि वो हो गई है क्लियर। हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये फिर हटेगी तो फिर वो
स्टेटमेंट फिर भी आपके सामने हो ताकि क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, सो 30% एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आप अपने साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे भी बनाएं और मैं आपके सामने ये कैरी आउट कर रहा हूँ। You have to confirm me कि whether I'm right or not, because I may have some here. Is it okay? जी सर। Are you agree with this? जी सर। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अच्छा, किसी भी टेम्परेचर के आगे कुछ लिखा ना हो, वेट हो या ड्राई हो, तो वो ड्राई बल्ब ही समझा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30% इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। So this is the initial condition of the atmospheric air, and accordingly we have noted this point on the psychrometric chart with respect to 10 degree centigrade and 30% relative humidity. Done? जी सर। यस सर। So this may be number 1. ठीक है भाई, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आपका आखिरी पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर फाइनल जो पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 3 होगा, क्योंकि आपके पास बीच में 2 प्रोसेसेस हैं, वो भी आप लोकेट करें। हाँ, वो लोकेट करें आप। सर 22 डिग्री पर है T2 तो। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब आपने करना क्या है कि आखिरी पॉइंट जिस क्लियरली मेंशन्ड है, दैट इज इट इज टू बी कंडीशन इट टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60% ह्यूमिडिटी। अब वही पॉइंट आपने दोबारा ढूंढना है, इसी तरीके से ढूंढना है। 25, 20 एंड 25, और इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 60। एम आई राइट? यस सर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर, से फॉर एग्जांपल इट इज पॉइंट नंबर 3, क्योंकि आपको पता है कि बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट भी आना है, जिसके लिए हम इसको पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं। ठीक है भाई। जी सर। अच्छा, इस कंडीशन से इस रिक्वायर्ड कंडीशन तक आना है। अब ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन देखो पॉइंट नंबर 3 है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इट इज टू बी रिक्वायर्ड कंडीशन दैट इज टू बी सेंड बाय दिस सिस्टम टू द बिल्डिंग। अच्छा, अब इसको ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू फेच दिस कंडीशन फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, अच्छा एक ऐसा प्रोसीजर जो डायरेक्टली 1 और 2 को मिला दे, तो वो साइमल्टेनियस होना इक्विपमेंट के लिए कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें नहीं हो सकेगा पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है पहले, दैट दिस एयर इज बिन हीटेड टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड इन द हीटिंग सेक्शन। अब जब एयर हीट होती है तो आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे कैसे मूव करते हैं? लेफ्ट टू राइट। राइट वर्ड चलते हैं। ठीक है, तो जब आप राइट वर्ड जाएंगे तो नेचुरली आपने एक लाइन खींचनी होगी फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, जो कि इनिशियल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको आपने हीट करना है हीटिंग सेक्शन में। तो अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन? सर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो जाएगी क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम है। हाँ, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होगी क्योंकि आप सिर्फ हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं।
हीटिंग के दौरान स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगी, और ये जो वर्टिकल जो आपको मिल रहा है एक्सिस स्केल मिल रहा है, ये आपकी ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. So it means that whenever you have been drawing a straight horizontal line, whether it will be from left to right or from right to left, the specific humidity will not change. So that will simply is been causing the increase in the temperature. अच्छा, अब वो जो increase in temperature होना चाहिए, that has been given here, that is 22 degree centigrade. तो अब ये हीटिंग सेक्शन इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर को लेके जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक विदाउट एडिंग और रिमूविंग द मॉइस्चर. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये लाइन ड्रॉ करनी है आपको इस पॉइंट से, एंड दैट इज टू बी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल. व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम ड्राइंग ए लाइन दैट Temperature बढ़ा रहे हैं. the heating section is been action is of heating section is being carried out. With the help of that, we have been raising the temperature of air, atmospheric air, as it is passing through it at the rate of 45 meter cube per minute, and steadily it has been getting temperature of 22 degree centigrade. Is it okay? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. ठीक है. अब आपकी ये हो जाएगी वो इंटरमीडिएट पॉइंट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसके बुनियाद पे हमने पॉइंट आखिरी पॉइंट को 3 लिया है, न 2 लिया है. तो अब ये पॉइंट होगा 2. ठीक. भाई समझा पा रहा हूँ सही? जी सर, जी सर. अब आपकी जो फॉलोइंग प्रोसेस है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन ऑफ हॉट स्टीम. ठीक है, हॉट एयर डेवलप हो गई, जनरेट हो गई विद द हेल्प ऑफ द हीटिंग सेक्शन. नाउ इट इज बीन एंटरिंग इन द ह्यूमिडिफिकेशन सेक्शन, दैट इज ह्यूमिडिफायर. ठीक है, अब जब उसमें अब आएगा तो जाहिर बात है आपकी जो है हॉट स्टीम मौजूद है, तो वो जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का जो फ़र्क है, यानी 22 और 25 का, वो हॉट स्टीम की वजह से हीट भी होगी एटमॉस्फेरिक एयर, और साथ साथ उसमें मॉइस्चर भी ऐड होगा. बात समझ आ रही कि नहीं? जी सर. जी सर. अच्छा, अब ये पॉइंट नंबर 2 मैं जब ड्रा कर रहा हूँ लाइन, अच्छा मैं एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल अपवर्ड जाऊँ तो क्या होगा? अगर मैं स्ट्रेट, हाँ, यानी कि अगर आपका जी ये हॉट स्टीम नहीं होती और वाटर होता सिंपली उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे आपकी एयर आ रही थी ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन में, तो आप कह सकते थे कि आपको सिर्फ मॉइस्चर ही ऐड होना था उसमें, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र नहीं होती थी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा. लेकिन चूंकि स्टीम हॉट स्टीम यूज़ कर रहे हैं हम, तो इट मीन्स दैट इट्स टेम्परेचर समव्हाट विल बी हायर देन दैट ऑफ द atmospheric air that has been entering. So therefore, not only the temperature will increase, but also the moisture will also increase. So ultimately you will end up with this process at the final point that was already been located. ठीक है, तो इस तरह आपका जो है ये प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए 1 to 2, 2 to 3. ठीक है. जी सर. अच्छा, इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है अज्यूमिंग द एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस एट ट्रैप प्रेशर ऑफ 100 kPa, यानी कि ये इलाका जहाँ की ये बात कर रहा है, जहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक एयर एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज समवेयर अबव द सी लेवल. लेकिन हमारा जो साइकोमेट्रिक चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सर आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है. हेलो, जी जी सर. आवाज़ आ रही है सही? जी सर, सही आ रही है. हाँ, तो अब ये जो आपकी जो सी लेवल के अबव है, इस वजह से इसका 100 kPa है, 101 kPa नहीं है. ठीक है, लेकिन हमारा जो साइकोमेट्रिक चार्ट बना हुआ है दैट इज 101.325 kPa, यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर आपका
सी लेवल के हिसाब से। तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट तब यूज़ करेंगे जब आपके पास 113.325 kPa हो, ठीक है। अदरवाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी एनालिटिकली बी सॉल्व्ड, वो मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन पहले आपने ये अज्यूम कर देना है कि ये जो हमने प्रॉब्लम किया है वो 100 पे नहीं किया, बल्कि 101.325 kPa के हिसाब से किया है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। जी सर। अब ये साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना प्रोसीजर समझ में आया आपको? जी सर। Yes, सर sir. अब जो है जी जी पॉइंट नंबर सर, 3 ये पर हम रिपीट जो है क्या रिपीट है? सर, ये साइकोमेट्रिक जो चार्ट है ये कब यूज करेंगे? मतलब जो आप प्रेशर वाली बात बता रहे थे, थोड़ी सर आपकी आवाज बहुत हो गई थी। यार ये मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, ये जो लिखा हुआ है साइकोमेट्रिक चार्ट, ये जो बनाया गया है वो उस सूरत में आप यूज़ करेंगे जब आपके पास गिवन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 101.325 kPa होगा, यानी 1 atm होगा, यानी 14.7 psi होगा, ठीक है। सी लेवल पे होंगे आप। लेकिन जब आपकी कंडीशन गिवन कंडीशन जी प्रेशर सर। जो है वो अदर देन 101.325 kPa है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में है 100 kPa है, तो ये 101 से कम है, तो इसके लिए आप ये साइकोमेट्रिक चार्ट एग्जैक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपके हो सकता है कि दूसरा साइकोमेट्रिक चार्ट हो जिसपे 100 kPa लिखा हो उधर। लेकिन even then, if you are be not in availability of that psychometric chart, you can use the analytical method of solving this problem. वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन जब आप साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से यूज़ करोगे तो ये आपके पास गिवन होगा कि ये 101.325 kPa लिखा हो यहाँ पर, और ये साइकोमेट्रिक चार्ट मौजूद हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अच्छा, अब ये समझ में आया आपको? जी सर। अच्छा, जी अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपने लेनी होंगी वो तो एक है आपका, अच्छा, एंथैल्पी की वैल्यूज़, या पहले आप ये देखें कि आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू 3 पे क्या बनती है। इसके लिए आप इस एक्सिस पे जाएंगे, पॉइंट नंबर 3 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये होगी, पॉइंट नंबर 1 और 2 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी ये होगी, ठीक है। और साथ साथ आपको एंथैल्पी की वैल्यूज़ चाहिए होंगी फॉर द एनालिसिस ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जेटिक एनालिसिस के लिए आपको बताया गया था कि एंथैल्पी की वैल्यूज़ जो होंगी वो ये जो स्केल बाहर वाला है, ये यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यूज़ मेंशन है। आप अपने साइकोमेट्रिक चार्ट में देखें तो ऐसे ही होगा, ठीक है। और ये जो बोल्ड लाइन नज़र आ रही है आपको ऐसे इंक्लाइंड, जो इस स्केल पे जाके लैंड कर रही हैं, इसी को फॉलो करते हुए जब आप पॉइंट नंबर 1 से जाएंगे, मैं जाने लगा हूँ, देखो अब ये मैं इन पैरेलल लाइंस को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। सही किया मैंने? जी सर। तो ये हो गया आपका H1, ये हो गया आपका H1, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ से आएंगे तो दैट विल बी योर H2, ठीक है भाई। जी और सर। जब यहाँ से आएंगे तो दैट विल बी योर H3, ठीक है। इम्तिहान में जब आप ये वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पेंसिल से ड्रा करेंगे और आखिर में ये मिटा देनी होंगी, ठीक है। तो आप अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे अभी जो आप बना रहे हैं, जो मैं आगे चल के आपको देखूंगा,
तो इनको ये लाइनें मेंशन कर दें ताकि आपको पता चले कि ओमेगा 2, ओमेगा 1, ओमेगा 3, H1, H2, H3 क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ। ठीक है, एक फेज आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको बात समझ में आई? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है ये? रेट ऑफ हीट सप्लाई इन द हीटिंग सेक्शन कैसे मालूम करोगे? सर क्यू का फॉर्मूला हमारे पास है। अप्लाई द एनर्जी बैलेंस टू द हीटिंग सेक्शन। हीटिंग सेक्शन में कितना इनलेट है? एक इनलेट है जो कि आउटडोर एयर का आ रहा है, और एग्जिट एक है जिसमें से वो हीटेड होके 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकल रहा है। दिस इज द हीटिंग सेक्शन स्टोरी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डेल्टा एच है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको मास फ्लो रेट से, MA डेल्टा एच। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड इन द ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन, यानी कि इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को रेस करने के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितना स्टीम रिक्वायर्ड होगा इन द ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन, उसका मास फ्लो रेट। समझ में आया? जी सर। आप देखें ये सर आपकी। जी, सर आप मतलब कह रहे थे कि ये जो प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली नहीं होता, मतलब मल्टी स्टेजेस में ये होता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो सर कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं सर, क्योंकि जब हम 22 तक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 3 डिग्री का ही फर्क है। देखें क्या कुछ हम पहले इक्विपमेंट नहीं ऐड ऐसे कर होते, सकते थे हाँ सर? देखें कुछ मॉइस्चर। इक्विपमेंट आपकी रिस्ट्रिक्शन है। आप देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे सिस्टम को आप रीडिज़ाइन करो और सिर्फ एक इक्विपमेंट लगाओ जो डायरेक्टली इस पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 3 तक ले जाए एयर को, क्या सजेस्ट करोगे? सर मैं यही के हीटिंग कॉइल लगा दूं सर और डायरेक्ट साथ लगा ह्यूमिडिफायर। जो वाटर स्टीम को जो है वो एक हाई टेम्परेचर पर देने की हाँ, सप्लाई 02 वापस बताएं। सर एक ह्यूमिडिफायर लगा देंगे खाली, और हाँ, जो वाटर स्टीम होगी उसको हाई टेम्परेचर पर सप्लाई कर देंगे। सही, ठीक है। अब आप देखें उन्होंने क्या कहा कि आपने 1 to 2 तक पहुंचाना है। आप 1 to 2 तक जाओगे तो जाहिर बात है आपको एक इंक्लाइन लाइन मिलेगी जो शो ये कर रही है आप जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे विद अ सर्टेन डिग्री, with the angle of certain degree, so it means that not only you have been requiring to increase the temperature from 10 degree centigrade to 25 degree centigrade, but also you have to increase the moisture content in order to make the relative humidity comfortable for us, isn't it? तो अब आप सजेस्ट ये जी सर। करोगे कि हाँ एक ही सेक्शन लगाओगे जिसमें आपके पास ह्यूमिडिफायर होगा जो हॉट स्टीम को सप्लाई करेगा कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रोसेस पॉसिबल। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर हॉट स्टीम का हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो रिक्वायर्ड हो और आपको 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाना है। ठीक है, यानी मॉइस्चर भी ऐड होता जाए और आपका जो एयर का टेम्परेचर है वो भी टेम्परेचर बढ़ता जाए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस क्रिएट करे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही बड़ा ह्यूमिडिफिकेशन सेक्शन लगाना पड़ेगा, एक बहुत ही बड़ा ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ेगा जो कि इकोनॉमिकली और मैकेनिकली भी पॉसिबल ना हो कि आपके लिए फिजिबल ना हो। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो आपने एक टेम्परेचर डिफरेंस को क्रिएट करना है और साथ साथ ओमेगा डिफरेंस को भी क्रिएट करना है, दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली अप्लाई करना चाहोगे तो इट विल रिक्वायर सम मोर एफर्ट, more economical, you can say that investment would be required, as running cost है वो भी हो सकता है कि वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे हो सकता है कि आप इस प्रोसेस को रिपीट करो, इस मेथड को पूरे प्रॉब्लम को रिपीट करो और डायरेक्टली पहुंचो फ्रॉम 1 to 3 विद हेल्प ऑफ ए ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन जो कि हार्ड स्टीम को यूज़ कर रहा हो।
ठीक है, जी सर। कंस्टेंट समझ में आया आपको? जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब जब ये इसको थोड़ा एनालाइज करोगे इन ऑर्डर टू फाइंड दी heat transfer, rate of the heat transfer to the heating section or mass flow rate of the steam required, so naturally you have to take into account these equations that we have been discussing. ठीक है, अब इन इक्वेशंस को डिस्कस करने के लिए आपको इट्स वेरी क्लियर दैट mass of the dry air entering, leaving will be having the same quantity because the dry air portion is not been affected. Nothing is to be added or removed during both these processes. ठीक है, लेकिन जब आप वाटर बैलेंस करोगे तो MA ओमेगा 1 will be equal to MA2 ओमेगा 2. ठीक है, तो MA1 और MA2 जो इसके बराबर है, तो इस वजह से ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होती, पता है हीटिंग सेक्शन के दौरान, इट इज़ कॉमन सेंस, और मैथमेटिकली भी आपको लिए आप सामने होगी चीज़. ठीक ये हम अप्लाई कर रहे हैं हीटिंग सेक्शन के लिए. ठीक है, 1 और 2 के दरमियान. तो दिस इज द एनर्जी बैलेंस Q इन प्लस आउटडोर एयर इन. तो दोनों के साथ एनर्जीज जो एसोसिएटेड होंगी वो एड अप हो जाएंगी और वो बराबर हो जाएगी जो कि एयर जा रही है फ्रॉम द हीटिंग सेक्शन एट पॉइंट नंबर 2. ठीक है, सो दैट विल बी MaH2. ठीक, अच्छा, अब आपके पास ये इसने यूज़ किया है एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड के इक्वेशंस हम पहले डेवलप कर चुके हैं, ये पूरा प्रोसीजर उस हिसाब से है. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो कि साइकोमेट्रिक चार्ट है और हमने अज्यूम किया है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो 101.325 kPa है. तो अब हम इसको अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका प्रोसीजर तो गिवन है आपको, ये आप देख सकते हैं. इसको सॉल्व करना ये वही इक्वेशंस हैं जो आप वेरी वेल यूज्ड टू. ठीक है, ओके. 05, 02, 09 जो समझने की कोशिश कर रहे हैं ऑल ऑफ यू. हाँ, यस सर. तो अब सिर्फ हमारा जो टास्क होगा इसमें जो इस इक्वेशंस को देखते हुए और साइकोमेट्रिक चार्ट को देखते हुए, H तो हमारे पास हैं, ओमेगास भी हमारे पास मौजूद हैं डायरेक्टली फ्रॉम द चार्ट. लेकिन जब आप एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी विद हेल्प ऑफ द फार्मूलाज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मौजूद हैं, H1 भी मौजूद है, H2 भी मौजूद है, ओमेगा 1 भी मौजूद है, ओमेगा 2 भी मौजूद है. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके पास जो इन इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है दैट इज MA, यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ द एयर कितना होना चाहिए. तो वो उसका फार्मूला आपके सामने होगा कि जितना अमाउंट ऑफ एयर इन वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे एंटर हो रही है उसको जब डिवाइड करेंगे उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम से एट द इनलेट, तो पता ये चलेगा कि दैट इज MA1. ठीक है, यानी इनलेट पे आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है 45 मीटर क्यूब पर मिनट. तो उसी इनलेट पे जब आप स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे तो कोई बताएगा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट नंबर 1. सर एक बार रिपीट कीजिएगा ये बात अपनी. मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट नंबर 1. स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.816. 0.78, सर वो 0.79, सैचुरेशन टेम्परेचर पे निकाल देंगे सर, सैचुरेशन टेम्परेचर पे निकाल देंगे स्टीम चार्ट से. कैसे निकालो भाई, स्टीम चार्ट कहाँ आया इसमें? ये एयर की बात हो रही है. एयर साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये 0.82 बना हुआ है, 0.84 बना हुआ है. काय की लाइन है? ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है ना. हाँ, मीटर क्यूब पर किलोग्राम ड्राई एयर. तो ये आप देखें 0.82 यहाँ पर है, तो इससे पहले वाली लाइन है 0.81 और इससे पहले होगी 0.80. तो आपकी जो ये लाइन है ये तकरीबन इन दोनों के बीच में है, 0.80 और 0.81 के बीच में, यानी 0.805 हो सकती है.
जी सर। बिल्कुल। 0.805 नोट करो। ये इसमें है 0.815। जी सर, ठीक यही है, होगी 0.815। हाँ, लेकिन ये है 100 kPa पर। ठीक है, तो अब आपके पास कितनी आ रही है? सेम आ रही है सर, यही 0.816 आ रही थी। 816 नहीं है, ये सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम ये जो वैल्यू है ये आपकी है 100 kPa पर। इसको छोड़ दो, ये नहीं देखो। ये सॉल्यूशन तब एप्लीकेबल है जब आपके पास प्रेशर 100 kPa हो। हमारा पास जो हमने जो अज्यूम किया है, 100 kPa नहीं किया, बल्कि 101.325 kPa अज्यूम करके इसको साइकोमेट्रिक चार्ट ये यूटिलाइज करने की लॉजिक बनाई है हमने कि हम 101.325 kPa ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो आप तकरीबन 0.805 ले सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो अब आप जी जी सर। 0.805, हाँ, 0.805 स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लो रेट है 45 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, जब आपको इससे डिवाइड करोगे 0.805 से, तो इट विल बी मास फ्लो रेट ऑफ द ड्राई एयर एट द इनलेट ऑफ द यू कैन से ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, और वही MA जो है वो कंटिन्यूस रहेगा थ्रू आउट द M2। 1 to 2, 2 to 3 भी, क्योंकि MA जो है वो चेंज नहीं हो रहा। मास इज ऑलवेज बीन कंजर्व्ड, मास फ्लो रेट इज ऑलवेज बीन कंजर्व्ड। ठीक है, हालांकि वॉल्यूम फ्लो रेट चेंज होता रहेगा हर वक्त, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट के चेंज होने से क्या मतलब क्या है कि आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट चेंज होना, स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ चेंज होना, इस तरह के मास फ्लो रेट सेम रहे, तो दैट विल हैपन थ्रू आउट दी फ्लो इनसाइड द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपने मास फ्लो रेट मालूम कर लिया MA1। जी सर। कितना आया? है 55.9 किलोग्राम पर मिनट। 55.9 किलोग्राम पर मिनट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मास फ्लो रेट आपको गिवन हो गया, तो ये MA1 भी है, MA2 भी है, तो आप उसको जनरली ले ले MA। ठीक, और आप जब इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द हीटिंग सेक्शन। कैलकुलेट करके बताएं मुझे कितना आ रहा है। वन डबल फोर। आप कैलकुलेट करें, सब जो साइकोमेट्रिक चार्ट ले बैठे हैं। 144 149 150 162 167 167 is absent. नो सर, प्रेजेंट। हाणे आयो? सर मां जॉइन कयो हुयो, हा, कॾो खां जॉइन कयो आहे? मतलब कॾो खां तव्हां सञा पियो त आहे ई कोन। हा, ॾेखारियो भला छा पिया कयो, साइकोमेट्रिक चार्ट ॾेखारियो। साइकोमेट्रिक चार्ट ॾेखारियो बाबा। जी सर। ट्वेंटी वन 167 बाबा,
21 भेजना देखा Yes, हो sir, 21. देखा हो Sir, साइकोमेट्रिक का देखा हां night है. Sir, So? night है. शो सर असल में बाहर है ने करे क्लास ज्वाइन की है ठायो ना है. ड्राइविंग पे करी ना सर बाइक के बस घर पहुंचा है थोड़ी देर थी. अच्छा जी सर. माना क्लास ऑन बाइक सर कम हुयो थोड़ा ने करे. हां ही कम कोने एकरो क्लास ऑनलाइन हां क्लास ऑन बाइक. जी सर. हां अजी तो बाबा कहां पे नुकसान पाण पे करे ही कम आए कोने हु कम आए अब 167 के थे यार डबल 4 Yes, sir. What is the amount of heat that has been supplied? Have you calculated it? Yes, sir. कितना है? Sir, 670.8 kilojoule per minute. हाँ भाई, rest of the people 600 सर हमारी तो 70.8. 670 सर. 670 ठीक है. जी सर. इसको किलोवाट में चेंज करो. सर 11.18 क्या किलोवाट. 11.18 जी हाँ सर. चेंज करूँगा पोहा कितना 11.18. 11.18 जी सर. हाँ 11.18 So what do you think? What is the impact if? What is the impact on this value? 670 कितना है? 670 किलोजूल पर मिनट. जी सर. तो अगर इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर आपकी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उससे वो ज़्यादा हो एज फॉर एज द एटमॉस्फेरिक एयर क्वांटिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इज कंसर्न. ये इंक्रीज होनी चाहिए सर. हाँ यानी जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर 45 मीटर क्यूब पर मिनट से ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उतना आपकी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड विल बी रिक्वायरमेंट विल बी इंक्रीज्ड नेचुरली. ठीक है जी सर. ठीक है. अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ द स्टीम सप्लाइड कितना मास फ्लो रेट. हाँ मास फ्लो रेट चाहिए 2 और 3 के दरमियान इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी मॉइस्चर कंटेंट. रिलेटिव ह्यूमिडिटी. हाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी जब आप उसमें मॉइस्चर ऐड करोगे. ठीक है जी और सर. मॉइस्चर को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है? ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन यूज करना है जिसमें हॉट स्टीम सप्लाई हो रही है उसका अमाउंट ऑफ द मास फ्लो रेट मालूम करना है. ठीक है ठीक. तो अब आपने क्या बनाना है? अप्लाई करना है मास बैलेंस दोनों ड्राई एयर का भी और मॉइस्चर का भी. तो अगर आप गौर करें कि आपकी जो एयर है कहाँ गया आपकी जो एयर है अब सेक्शन 1 से आ चुकी है और 2 पे निकल चुकी है सेक्शन 1 से और अब आ रही है ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन में जिस पे हॉट स्टीम जो है वो इंजेक्ट हो रही है. तो जाहिर बात है जब ये एयर यहाँ से गुजरेगी तो उसमें न सिर्फ उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ठीक है तो पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 के दरमियान जब आप मास बैलेंस अप्लाई करोगे ऑफ द मॉइस्चर क्योंकि ड्राई एयर तो सेम रहेगी क्योंकि MA2 दैट विल बी इक्वल टू MA3 क्योंकि ड्राई एयर के साथ तो कुछ नहीं हुआ. आउट सेम ही रहेगा. हाँ
ठीक है, बाकी जो बचा मॉइस्चर, अब मॉइस्चर 8.2 दैट इज mv, और स्टीम भी आ रही है सिस्टम में, इसका अमाउंट होगा mw, m.w, ठीक है, m.v2। अब ये v क्या है, वेपर है जो कि इस एटमॉस्फेरिक एयर के साथ आ रहे हैं, ठीक है, और ये इसमें ऐड होगा mw क्योंकि वो मॉइस्चर ऐड हो रहा है, दोनों इन हो रहे हैं इन द सिस्टम। तो मॉइस्चर एडेड इन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू मॉइस्चर लीविंग फ्रॉम द सिस्टम, और लीविंग पॉइंट सिर्फ आपकी 3 है, जिसमें मॉइस्चर निकलेगा वेपर की फॉर्म में इस एटमॉस्फेयर एयर के साथ, ठीक है। बेसिकली आपका ये मास बैलेंस है किसका, मॉइस्चर का। तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया आपकी इस फॉर्म में, क्योंकि ओमेगा 2 क्या होगा, mv2 अपॉन ma2, तो mv2 क्या हो जाएगा, ma2 ओमेगा 2, ठीक है। mw सेम स्टीम की क्वांटिटी, और mv3 क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 इज इक्वल टू mv3 अपॉन ma3। हाँ, तो mv3 क्या हो जाएगा, ma3 इंटू ओमेगा 3, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी मॉइस्चर की मास बैलेंस है जो कि लीड करेगी टुवर्ड्स दिस इक्वेशन। गॉट इट? जी सर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप मालूम कर सकते हैं अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर दैट इज बी रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू इंक्रीज द ओमेगा, ठीक है। ये इसी तरह है जिस तरह अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एंथैल्पी ऑफ द एयर, or in other words to increase the temperature of the air. You got it? जी सर। अब आप देखें ये इक्वेशन आपका ओमेगा 2 भी गिवन है, ओमेगा 3 भी आपने मालूम कर लिया होगा साइकोमेट्रिक चार्ट से। तो आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा m.w। बताएं भाई, जल्दी बताएं। ये ध्यान रखिएगा कि जो साइकोमेट्रिक चार्ट पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ग्राम पर ग्राम मॉइस्चर पर किलोग्राम ड्राई एयर, ठीक है। इसमें ख्याल रखिएगा, इसको आपने 1000 से डिवाइड करके फिर यूज करना होगा। हाँ भाई, 02 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mw? वन थ्री सर 0.5338 किलोग्राम पर मिनट। सही क्या है? जी सर। 0.5 338 क्या? किलोग्राम पर मिनट। इसको चेंज करो किलोग्राम पर सेकंड में। 0.00889 किलोग्राम पर सेकंड। डिवाइड किया है क्या 60 से? जी सर, वो बात का आंसर 0.00889। यानी आधा किलोग्राम स्टीम चाहिए होगी पर मिनट में। सर ऐसे सेक्शंस होते कहाँ पे हैं? ये जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं जिन इलाकों में, कंट्रीज इन द नॉर्दर्न एरियाज
ये सारी जो हैं आपकी यहाँ पे एम्प्लॉयड होती हैं ये चीज़ें। और सर ये जो हमारे पास इन्वर्टर्स आ रहे होते हैं, हीट पंप वाला ही काम हो रहा है जो सर। एयर कंडीशनर और इसका दोनों का काम कर रहे होते हैं, हीट पंप का, उसमें होता है ये ह्यूमिडिफायर्स? नहीं, उसमें नहीं होते, मैंने तो नहीं देखा। मैंने असल में पानी क्या का है कि इकट्ठा वो करना डिफरेंट पड़ेगा। टाइप्स में आपको टाइप से पहले सिखाए थे, बताए थे आपको शुरू की पहली क्लास में। जी सर। ये स्प्लिट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग, विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग, फिर सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। तो जब जी आपके सर। पास सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम आते हैं तो उसमें आपकी जो ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग होती है एयर की वो अलग होती है, ठीक है। और सप्लाई इन द बिल्डिंग सेक्शंस वो अलग होती है। वो जब रिक्वायर्ड होती है जब आपके पास मुख्तलिफ जोन्स होते हैं बिल्डिंग्स में, और मुख्तलिफ जोन्स की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ कंडीशंस की होती हैं। जैसे आपकी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, फ्लैट भी है, टॉल भी है, तो उसमें मुख्तलिफ जोन्स होते हैं। अब ओटी के लिए आपके पास एक ख़ास कंडीशन चाहिए होती है एयर की, जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट उसकी इम्पोर्टेंस होती है कि इसकी मॉइस्चर इतनी हो, उसकी टेम्परेचर इतना हो, उसकी जो प्योरीफिकेशन ऑफ एयर वो इतनी हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उसको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन उसी हॉस्पिटल में जब आपकी एडमिन सेक्शन होगा तो उसके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं इन केस व्हेन यू आर हैविंग अ बिल्डिंग आपकी एक ही है, लेकिन जोन्स मुख्तलिफ हैं, और जोन्स हर जोन की आपके पास मुख्तलिफ उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हर जोन के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के सप्लाई करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स इन हैंड होने चाहिए फॉर डिज़ाइनिंग दैट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। जी 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 सर। जी तो ये मैं आपको ये सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मैं आपको एक सवाल पैदा कर रहा हूँ आपके जहन में कि जब भी आपके पास ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती हैं तो HVAC का, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का की जो एप्लीकेशन है उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपके जहन में आती होंगी। और इन सिग्निफिकेंस के लिए आपके पास इन चीज़ों का बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अभी आपने सवाल पूछा है कि सिस्टम हमने तो नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, ठीक है, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस अपनी जगह पर है। और क्यों है? बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई हैव मेंशन्ड यू। सो ट्रू, सो ट्रू। तो हम तो ये बस अपने वो एक वो मेंढक जिससे बैठा होता है ना नीचे कुएं में अपने एक जहान में, तो हम तो उसी जहान में बैठे हैं कि हमारे पास यही पता है कि स्प्लिट एयर कंडीशन है, लेकिन पता नहीं है कि वो काम कैसे करता है। लेकिन हम उससे फ़ायदा उठाना आता है हमें, लेकिन वो काम कैसे होता है वो क्यूरियोसिटी भी नहीं होती हमारे जहन में, और न ही हम चाहते हैं कि हम उसको समझने की कोशिश करें। तो जी ये जी तो सर, ये आपको तो आप बिल्कुल थोड़ा सही। आप आपने आपने एक्सप्लोर करना है। आप नेट पे जाके चीज़ें देखें, इतनी बिल्डिंग्स की एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट की जो ये बेसिक हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप ले रहे हैं, लेकिन इसको जब आप बिल्डअप करेंगे किसी चीज़ को तो आप मुख्तलिफ इसमें एक्सप्लोरेशन आ सकती है, ठीक जी है। सर। सर स्पेशलाइजेशंस होती होंगी इसकी फॉरेंस में, बिल्कुल, है ना, इस HVAC सब्जेक्ट पे? बाकायदा फील्ड है। HVAC, सही 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 सही। आजकल जो आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं लोग बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, एक आर्किटेक्ट के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का भी उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैकेनिकल जी सर। इंजीनियरिंग के साथ साथ अब वो जो आर्किटेक्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोनों को साथ लेता है, जी क्योंकि जी एक सर। जी सर। आर्किटेक्ट को प्लम्बिंग की चाहिए, आपको आर्किटेक्ट को इलेक्ट्रिकल सर्किटरी भी चाहिए, आपके इलेक्ट्रिकल नीड्स जो भी आपकी बिल्डिंग के लिए जो आप बनाने जा रहे हैं, डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और साथ साथ आपको उसकी HVAC की रिक्वायरमेंट भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इस मामले में कोई क्वेश्चन आप देखें, सही ये सर, बता गॉट रहा यू है सर, आपको, गॉट। अब ये बता रहा है कि आपको 0.53 किलोग्राम पर मिनट चाहिए इस सिस्टम को चलाने के लिए। तो अब चाहिए पूरे दिन के लिए कितना? 1 टन पानी। 51
सवाल कौन था जो इसने सवाल पूछा था, जिसका जवाब जो तुमने बताया था? सर आपकी आवाज थोड़ी वो सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन हो रही है। सही है। सर शायद फैन की आवाज है पीछे। ये शायद किसका माइक खुला होगा। तो सर माइक खुला है। जी सर अब सही है। ओके, सो ये जो 0.533 है, जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इन अ वे के यू कैन गेट द वैल्यू फॉर 24 आवर्स, तो आपको मिलेगा तकरीबन 1 टन पानी। सर हम यही कह रहे थे कि ये काम तकरीब वो हीट पंपिंग वाला ही काम हो रहा है बस। नहीं, ये देखो, ये जो ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन है, इस सिस्टम को पूरे दिन के चलाने के लिए जो ह्यूमिडिफायर को सिर्फ आपको रिक्वायर्ड कितना है, 1 टन ऑफ स्टीम। वो स्टीम भी हॉट हो, तो समझ आ रहा है कि नहीं? वो स्टीम भी किसी बॉयलर से गुजर के आ रही हो, और बॉयलर को भी आपने सप्लाई करनी है एनर्जी, ठीक है? जी सर। और 1 टन की रिक्वायरमेंट पानी की हो, और वो 1 टन स्टीम के फॉर्म में निकले पूरे दिन के लिए, यानी कि 1 टन पानी जब आप सिर्फ इस काम के लिए लगा रहे हो, फॉर दिस रीजन, तो अगर आप इसको डायरेक्टली ले जाते, बात समझ आ रही कि नहीं? जी सर, जी सर बोले। अगर ये हम 1 to 3 ले जाते डायरेक्टली, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड था, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उतनी बढ़ानी थी। तो उसके लिए आप अंदाज़ा करो कितनी वाटर चाहिए होगा, कितने टेम्परेचर पे चाहिए होगा, और कितनी उसके लिए आपने एनर्जी देनी होती है। सर अगर बताएं प्रॉब्लम को दोबारा मतलब बी पार्ट ऐसे करें जैसे हमने सवाल किया है कि हम डायरेक्ट करें, तो सर उसमें थोड़ी बहुत जो मैनिपुलेशन होगी वो क्या होगी सर, वो जरा आप बताइएगा। आप इसको 2 पार्ट्स में करें। एक पार्ट ये करें कि दूसरा पार्ट नहीं होगा, एक ही पार्ट होगा। उसके ये करें कि आप डायरेक्टली, हाँ, आप डायरेक्टली फ्रॉम 1 to 2 पे जाएं और 3 पे जाएं। जी सर। तो उसके लिए नेचुरली आपको एक ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक बड़ा वाला, ठीक? और फिर आप एनालिसिस करें कि इसके लिए मुझे कितना पानी चाहिए, कितनी हीट इनपुट चाहिए। जी सर ठीक है। यह करके देखें। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल आपको बताते हैं रिजल्ट देखो। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं अवॉइड कर दूं, दैट लास्ट थिंग दैट आई विल कंक्लूड इट। जैसे आपने ये प्रोसेस देखेंगे 1 to 2 एंड 2 to 3, उसको हमने ड्रा भी कर लिया साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, उसको सॉल्व भी कर लिया, और एक अंदाज़ा भी लगा दिया कि इतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड रिक्वायर्ड है और इतना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड है, स्टीम सप्लाइड है, ठीक है? इसमें तो कोई सवाल नहीं है? नो सर। अच्छा, एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है जो आगे चल के भी आएगी, तो इसके मैं आपको एक इनिशियल दे देता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में फ्रॉम 1 to 3 में जो 2 प्रोसेसेस कैरिड आउट हुए हैं, 1 to 2 एंड देन 2 to 3, उसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व है जो आप थोड़ा नोट करें। वो ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ है इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ओनली, और एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि रिक्वायर्ड हुआ है टू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ओनली। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जी सर। अब इसको कंपोनेंट वाइज, ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज नहीं की उसने, टेम्परेचर भी बढ़ाया 3 डिग्री तक। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको 2 हिस्सों में करेंगे ना, या एक तो ह्यूमिडिटी बढ़ी है ओवरऑल, और एक कि में नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, और एक कंपोनेंट इसका टेम्परेचर का है, यानी कि अगर इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर, जी सर। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ना? जी सर। अच्छा, अब आपसे कहूँ कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है? 1 to 2 अब एक्स कंपोनेंट नहीं, टेम्परेचर एक्स कंपोनेंट यानी कि बेस, तो वो क्या होगा? एक यहाँ से लेकर, टेम्परेचर हो गया ना सर। यहाँ से लेकर
कहाँ तक? यहाँ यस तक। सर। ये 22 है क्या? 25 है, ठीक है। यहाँ तक, ठीक। यानी दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर हैविंग ए x कंपोनेंट ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर। जी सर। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर, जी सर। तो अगर मैं इसको इस तरह करूं कि इसको मैं मेंशन करूं विथ अनदर पॉइंट, ठीक। ठीक है सर। और ये मैं कहूं इसको ये x है, ठीक। ठीक है सर। तो ये 1 to x क्या है? ये ओवरऑल 1 to प्रोसेस x का जो वो टेम्परेचर बढ़ कंपोनेंट गया, है। हाँ, ये ओवरऑल इसने प्रोसेस टेम्परेचर का, बढ़ाया। ओवरऑल जो प्रोसेस का वो कंपोनेंट है जिसमें सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। जी सर। और x to 3 क्या है? जिसने सर उसकी रिलेटिव ये ह्यूमिडिटी बढ़ाई है। इस रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट है। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। भाई कहाँ गए दूसरे? जी जी विद यू सर। मैडम आपको तो बोरियत नहीं होनी चाहिए, जिनको बोरियत हो रही है वो तो उनकी तो बात नहीं है, तो कुछ तो बात करो। जी 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 सर, जी सर। हाँ, तो ये x to 3 क्या है? y कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है इस रिजल्टेंट का, ओवरऑल प्रोसेस का, जिसके दौरान सिर्फ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो वो कंपोनेंट जिसके दौरान सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इस कंपोनेंट को कहते हैं सेंसिबल हीटिंग। क्या कहते हैं? सेंसिबल हीटिंग। और उसकी जो अमाउंट है वो मालूम किया जाएगा दिस H1 और Hx के दरमियान। Am I right? यस सर। जी सर। तो ये जो Hx है ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इस Hx और इस H1 के दरमियान जो डिफरेंस है, during which the amount of heat was supplied to the atmospheric air, no matter whether it is purely heating or maybe with the help of the steam, hot steam, it doesn't matter, but लेकिन ये कंपोनेंट एक्सप्लिसिटली वो है जिसके दौरान सिर्फ टेम्परेचर रेज हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सेंसिबल हीटिंग। क्या कहेंगे इसको? सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। अच्छा, वो कंपोनेंट जिसके दौरान सिर्फ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है रेज हो रही हो, उसको कहते हैं लेटेंट हीटिंग। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग, that is the difference from H3 and Hx. H3 and Hx, एक्स। अब उसमें सर वो Ma into Hx माइनस H1 हो जाएगा Q इन निकालने के लिए। ये है लेटेंट हीटिंग का कंपोनेंट। Am I right? जी सर। और ये है आपका सेंसिबल हीटिंग का कंपोनेंट, जी सर। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक टर्म डिफाइन की जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस हम बाद में देखेंगे। इसको कहते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर। इसको क्या कहते हैं?
सेंसिबल हीट फैक्टर sensible heat factor is the amount of the is the ratio of heat supplied sensibly to the total amount of heat supplied. ठीक है? जी सर। तो ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट QS के पर्सपेक्टिव में, और ये आपका हो जाएगा लेटेंट के पर्सपेक्टिव में। ठीक है? और पूरा जो लाइन होगी जिसके दौरान पूरा प्रोसेस हुआ है, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू फर्स्ट पॉइंट, इस दौरान क्या हुआ था भाई 1 to 3 के दरमियान? सर हीटिंग भी हुई है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हुई है। That is total QT. That is total Q that was being transferred. Sum of QS plus QL. QL. ठीक है? तो अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेंसिबल हीट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द सेंसिबल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। बात समझ आ रही कि नहीं? जी सर। जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पॉइंट 2 को मैं पीछे कर दूं, टूवर्ड्स लेफ्ट करूं, यानी हीटिंग को मैं रिस्ट्रिक्ट करूं फॉर एग्जांपल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाकी काम करवाऊं ह्यूमिडिफिकेशन से, तो क्या होगा? फैक्टर कम हो जाएगा। किसका फैक्टर कम हो जाएगा? जी सर, मतलब SHF। हाँ, सेंसिबल हीट फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि QS यानी कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो गया है। जब रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होगा तो जाहिर बात है क्या होगी, क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर भी। हाँ, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो है वो यू हैव बीन हैविंग दिस कंडीशन के यू हैव बीन सम एप्लीकेशंस यू रिक्वायरिंग द sensible heat factor more or less, that will depend upon the application. ठीक है? So anyway, I am leaving now here. Any question up to this point you can ask. जिसको समझ में आया है। हाँ भाई, जिसको समझ में आया सवाल पूछे भाई। डन सर, डन सर। ठीक है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।